जय श्री राम दोस्तों आप सभी का स्वागत है महर्षि ज्योतिष केंद्र में। साथियों, आज मैं आपके समक्ष ऐसा एक केपी का वीडियो लेकर आया हूं मैं कि मेरे पास बहुत सी फ़ोन कॉल्स आती हैं और व्हाट्सएप के माध्यम से भी मैसेज आते हैं कि हम कृष्ण मूर्ति पद्धति में किसी भी प्लैनेट के फल को किस प्रकार देखें, चाहे वो प्लैनेट डायरेक्ट हो या दशा का प्लैनेट हो। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको बड़ी सरल विधि से आपको इसकी समझाने की कोशिश करूंगा। तो आप मेरे वीडियो को शुरू से और अंत तक पूरा देखना। मैं आशा करता हूं आपको मेरा ये वीडियो अवश्य आपको कृष्ण मूर्ति पद्धति का ये समझ में आएगा आपको। साथियों, मैं पहले आपको बताना चाहूँगा कि जब भी हमारा किसी का जन्म होता है हमारा, तो हमें कोई ना कोई डेट ऑफ बर्थ मिलती है और उस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हमें प्लैनेट हमारे 12 घरों में कुंडली में हमें मिलते हैं हमें। तो जैसे इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हम किसी बैंक में खाता खुलवाते हैं हम, और उसमें हमें एक अकाउंट नंबर मिलता है जहां पासबुक मिलती है और जिसमें हम अपना डिपॉज़िट कराते हैं और फिर हम उस धन को खर्च कर सकते हैं। तो इसको ऐसे ही समझें कि हमें विधाता ने जब हमें जन्म दिया हमें, तो एक अकाउंट नंबर हमारा खोला जिसको हम डेट ऑफ बर्थ बोलते हैं, और हमारे प्रारब्ध के हिसाब से हमें विधाता ने हमें ग्रह ये पोजीशन दी कुंडली के अंदर में, कौन सा ग्रह कहाँ आएगा, कैसे आएगा, और उसके बाद ये ग्रह हमें फल देते हैं। क्योंकि हमारी जो कुंडली होती है D1 कुंडली, ये फिक्स कुंडली होती है, क्योंकि ये इस कुंडली में बैठे ग्रह हमें जब ही फल देते हैं जब इनकी दशाएं आती हैं। तो ये किस प्रकार से फल देंगे मैं बड़ी सरल विधि से शेयर करूंगा, तो आप इसको समझने की कोशिश करना इसको। तो आप देख रहे होंगे ये D1 कुंडली है ये सामने में। तो D1 कुंडली में ये तुला लगन की कुंडली है, और यहाँ फर्स्ट हाउस में जुपिटर बैठे हुए हैं, फिफ्थ हाउस में राहु हैं, और सेवन्थ हाउस में मरकरी, सैटर्न, सूर्य, मार्स, वीनस 8th हाउस में है, केतु इसमें 11th हाउस में है, और मून जो है इसमें 12th हाउस में है। तो साथियों, ये D1 कुंडली है। और जब हम केपी से कोई फलित करते हैं तो उसकी कष्ट कुंडली बनाते हैं। तो ये कष्ट कुंडली किस प्रकार से बनती है, ये कष्ट कुंडली मैंने बनाना बताया है कि कष्ट कुंडली को हम किस प्रकार से बना सकते हैं। आप मेरे वीडियोस में जाकर आप इसमें देख सकते हैं उसमें। तो इसमें कई बार क्या होता है कि ये जो राशियां होती हैं, एक एक ये नंबर जो है किसी किसी घर के डबल नंबर भी आ जाते हैं। वो कैसे आते हैं ये सब आपको विवरण मेरा जब मैंने कष्ट कुंडली बनानी सिखाई थी उसमें आप देख सकते हैं उसमें। तो इसमें कष्ट कुंडली में आप कुछ आप देख रहे होंगे, नंबरिंग तो उसी हिसाब से है 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जैसी इसमें है लगा। और इसमें थोड़ी राशियां इसमें चेंज हुई पड़ी हैं। कैसे आप देख रहे होंगे लगन कुंडली में सूर्य, मार्स, वीनस, तो यहाँ वीनस, मार्स, सूर्य यहाँ चले गए हैं। और इसी प्रकार से आप देखेंगे कि इसमें क्या नाम है, और भी कुछ ग्रह हमारे इसमें चेंज हैं। हमारे इसमें सूर्य और मार्स हमारे यहाँ 8वें में है, यहाँ वीनस, मार्स आ गए, वहाँ मरकरी और सूर्य है वहाँ पर हमारे। और इसमें देखेंगे आप क्या नाम है, सूर्य, ये जुपिटर हमारे लगन में है D1 कुंडली में, और इसमें 12th हाउस में जुपिटर है हमारे। तो साथियों, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी हमें कृष्ण मूर्ति पद्धति में जब हमें फल देखना होता है तो हम उसकी स्क्रिप्ट को कैसे तैयार करेंगे फल देखने की को। देखो साथियों, कोई ना कोई हमारा एक प्लैनेट होता है हमारा, और फिर उसका एक नक्षत्र लॉर्ड होता है हमारा, और फिर उसका जो है सब लॉर्ड होता है हमारा, सब होता है उसका, जिसको सब लॉर्ड बोलते हैं हम। तो कोई ना कोई प्लैनेट होगा, उसका नक्षत्र लॉर्ड होगा, उसका सब लॉर्ड होगा। मान लो मैंने आपको समझाने के लिए ये किसी जातक की ये महादशा चल रही है राहु की, ये राहु की महादशा चल रही है। तो हमें राहु के फल इस कुंडली में देखने हैं, क्योंकि एट प्रेजेंट में राहु की महादशा चल रही है। तो राहु की महादशा को हम किस प्रकार से देख सकते हैं इसमें,
तो वो मैं आपको बताऊंगा। पहले मैंने प्लैनेट लिखे हैं और नक्षत्र लॉर्ड लिखा है और ये सब लॉर्ड लिखा है, इसकी क्या महत्ता है ये बताता हूँ आपको, इम्पोर्टेंस क्या है इसकी। जो प्लैनेट होता है साथियों वो 25% रिजल्ट देता है हमें, और जो नक्षत्र लॉर्ड होता है वो हमें 75% तक रिजल्ट देता है वो हमें, और सब लॉर्ड होता है वो 100% तक रिजल्ट देता है हमें, ये 100% तक रिजल्ट देता है। तो अब जैसे हमारा राहु की दशा है, अब हमें मान लो इसमें कोई भी इवेंट हम इसमें देख सकते हैं। राहु की महादशा में हम अपने मैरिज को देख सकते हैं, इसमें जॉब को देख सकते हैं, इसमें अपने चाइल्ड बर्थ को देख सकते हैं, किसी भी इवेंट को हम इसमें देख सकते हैं। तो हम इसमें आपको बताते हैं कि हम मैरिज को किस प्रकार से देख सकते हैं, क्या जातक की इस महादशा में। और ये दूसरा हमने जो लिखा है ये अंतरदशा है, एडी मतलब अंतरदशा, एमडी महादशा। और जो अंतरदशा चल रही है जिसको भुक्ति बोलते हैं हम, ये चल रही है जुपिटर की। तो पहले हम राहु का फल निकालेंगे कि राहु जब हमारा यहाँ पर प्लैनेट लेवल में आ जाएगा, ये जब महादशा का प्लैनेट है, तो राहु जिस भी डिग्री पर चल रहा होगा उसका कोई नक्षत्र होगा। नक्षत्र किस प्रकार से निकालते हैं, मैंने नक्षत्र निकालने की भी विधि मैंने आपको अपने वीडियोस में बनाई हुई है, आप मेरे वीडियोस को देख सकते हैं। उसी प्रकार से सब लॉर्ड निकालने की भी विधि मैंने बताई हुई है, आप वो विधि भी आप मेरी उसमें देख सकते हैं जाकर वीडियोस में मेरे। तो यहाँ पर साथियों हमने यहाँ पर देखा कि राहु का जो नक्षत्र लॉर्ड है तो वो राहु ही बना हुआ है यहाँ पे, और इसका जो सब लॉर्ड जो इसका आएगा वो केतु बना हुआ है। तो हमारे पास 3 प्लैनेट कौन कौन से निकल कर आए, राहु प्लैनेट है और राहु ही उसका नक्षत्र लॉर्ड बना हुआ है और सब लॉर्ड उसका केतु बना हुआ है उसका। तो अब इसके हम फलों को इस कुंडली में से किस प्रकार से देखेंगे ये मैं आपको बड़ी सरल विधि से बताऊंगा। साथियों मैंने एक राहु केतु के बारे में उसके प्लैनेट सिग्निफिकेटर निकालना मैंने अपनी वीडियोस में बताया था। आप मेरे राहु केतु के प्लैनेट सिग्निफिकेटर निकालने वाला वीडियो जो है आप उसको देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ भी थोड़ा सा उसको रिपीट कर दूंगा यहाँ पर। साथियों पहले हम इसमें अपना मैरिज के प्रॉमिस को देखेंगे। सबसे पहले मैरिज के प्रॉमिस को कैसे देखेंगे, कृष्णमूर्ति पद्धति में, कि 7th हाउस, ये हमारा 7th हाउस का जो 7th हाउस होता है हमारा, इसका जो कस्पल सब लॉर्ड है वो शनि है, सैटर्न। तो और नक्षत्र जो लॉर्ड है वो हमारा वो वीनस है हमारा, ये शनि कस्पल सब लॉर्ड है और वीनस है इसका नक्षत्र लॉर्ड। शनि क्या कौन कौन से घरों को दे रहा है, 1st हाउस को दे रहा है, 4th हाउस को, 5th हाउस को, 7th हाउस को और 8th हाउस को। इसी प्रकार से नक्षत्र जो है 1st हाउस, 2nd हाउस, 7th हाउस और 8th हाउस, जब हम इसके दोनों घरों को कंबाइंड करेंगे इनके, तो 1, 2, 4, 5, 7 और 8 ये घर हमें मतलब बताते हैं कि 7th का जो CSL और NL है ये घरों को दे रहे हैं दोनों मिला के। तो इसमें हम बात कर रहे हैं कि हम शादी कैसे देखें, क्या शादी का प्रॉमिस इनमें मिलता है हमें। तो साथियों शादी का प्रॉमिस हमें मिलता है इसमें कि ये दूसरा घर हमारा परिवार का होता है और 7वां जो घर होता है हमारा ये प्राइम हाउस होता है शादी का। तो हमें यहाँ पर ये शादी का प्रॉमिस मिल जाता है। सबसे पहले हम राहु के प्लैनेट सिग्निफिकेटर किस प्रकार से निकालेंगे। राहु हमारा किस राशि में बैठा हुआ है, राहु हमारा कौन सी राशि में है D1 कुंडली में, ये मैं हिंदी में ही लिख देता हूँ आपको, ये कौन सी राशि में बैठा है राहु, राहु कौन सी राशि में बैठा है, पहला नियम। और दूसरा नियम साथियों, राहु किसके साथ कंजक्शन में है, राहु किस ग्रह के साथ है, किस ग्रह के साथ बैठा है। तो तीसरा नियम क्या है साथियों,
राहु पर किस ग्रह की दृष्टि है? राहु पर कौन से ग्रह की दृष्टि है? और चौथा नियम है साथियों इसका, राहु, ये कस्प कुंडली है, ये कस्प कुंडली में कौन से घर में बैठा है? राहु कस्प कुंडली में कौन से घर में बैठा है? कौन से घर में बैठा है? तो साथियों जब हमें ये 4 नियम, जब हम इनके, ये राहु और केतु दोनों के लिए अप्लाई करेगी ये शर्तें, ये आप नोट कर लेना यहाँ पर। तो हम राहु के पहले एक बार आपको सिग्निफिकेटर निकाल देते हैं। कैसे निकालेंगे राहु के? हमने लिखा राहु कौन सी राशि में बैठा है? D1 कुंडली में। ये D1 कुंडली में, ये D1 कुंडली हमारी। तो हमने देखा राहु 11वीं राशि में बैठा है। 11वीं राशि होती है कुंभ राशि, और कुंभ राशि का मालिक होता है शनि। तो हमने यहाँ पर राहु के निकाल रहे हैं सिग्निफिकेटर। तो हमने देखा शनि, यहाँ पर लिख लेंगे शनि, क्योंकि हमारा पहला नियम है वो शनि हो गया। दूसरा नियम क्या कहता है कि राहु किस ग्रह के साथ बैठा है? तो राहु के साथ कोई ग्रह बैठा हुआ है D1 कुंडली में? कोई नहीं बैठा हुआ, तो 2 को ब्लैंक कर देंगे। तीसरा नियम क्या कहता है कि राहु पर कौन से ग्रह की दृष्टि है? तो राहु पर देखेंगे किसी ग्रह की दृष्टि इस कुंडली में से आ रही है, तो हम देखेंगे कि जुपिटर की दृष्टि जो है राहु पर आ रही है। कैसे? जुपिटर की 3 दृष्टि होती हैं, 5, 7, 9 की, 1, 2, 3, 4, 5। तो हम यहाँ पर तीसरे में जुपिटर को साथियों लिख लेंगे इसमें हम, और फिर चौथे नियम की तरफ चलेंगे। पहले तीसरे को पूरा कर लेते हैं। जुपिटर के अलावा किसी और की तो नहीं आ रही। हम देखते हैं कि शनि की 3, 7, 10 की होती है, 7, 8, 9, 10 यहाँ रह जाती है, और किसी ग्रह की दृष्टि इस पर आएगी नहीं। तो अब चौथे नियम की तरफ चलेंगे। तो चौथा नियम साथियों हमारा क्या कहता है? राहु कस्प कुंडली में कौन से घर में बैठा है? हमारी अब कस्प कुंडली पे आएंगे। तो कस्प कुंडली के हमने पढ़ा है कि राहु कस्प कुंडली के कौन से घर में बैठा है। यहाँ घर की बात हो रही है साथियों, यहाँ राशि की बात हुई थी, ध्यान रखना। तो राहु 5वें घर में बैठा है, 1 घर, 2 घर, 3, 4, 5। तो हम यहाँ लिख देंगे साथियों 5। अब इसके जो कैसे निकलेंगे प्लैनेट सिग्निफिकेटर इसके? अब देखेंगे कि सैटर्न को कस्प कुंडली में देखेंगे हम। सैटर्न को कस्प कुंडली में देखेंगे तो 7वें घर में बैठा हुआ है सैटर्न, यहाँ 7 लिख देंगे। और सैटर्न की राशि कौन कौन से घर में है? चौथे में और 5वें में, यहाँ 4 और 5 लिख देंगे। और दूसरा हमारा खाली था। अब जुपिटर के निकालेंगे कि जुपिटर हमारा 12वें घर में बैठा हुआ है साथियों हमारा, और जुपिटर की राशि 2 और हैं, धनु राशि और मीन राशि, ये बैठी हुई। तो धनु राशि तीसरे में आती है, मीन राशि छठे में आती है। तो ये तीसरे में आ गई और ये साथियों छठे में आ गई, यानी कि 3, 6, 12, 3, 6, 12। और कस्प कुंडली में राहु जो है 5 में बैठा है। अब इसको सीक्वेंस में लिख लेंगे साथियों कि सबसे पहले हम 3 लिखेंगे, उसके बाद 5, 4 लिखेंगे, उसके बाद 5 लिखेंगे, उसके बाद 6 लिखेंगे, उसके बाद 7 लिखेंगे साथियों, और उसके बाद 12 लिखेंगे। तो हमारे क्या प्लैनेट सिग्निफिकेटर निकल कर आए सारे, जब हमने कंबाइंड कर लिए इनको 3, 4, 5, 6, 7 और 12। तो इनको हम यहाँ लिख देंगे 3, 4, 5, 6, 7 और 12। ये हमारे प्लैनेट सिग्निफिकेटर निकल कर आए। अब हमारा राहु का जो नक्षत्र लॉर्ड है जो हमें 75% रिजल्ट देगा वो भी यही है। तो हम फिर लिख देंगे 3, 4, 5 और 6, 7 और 12। तो हमने दोबारा रिपीट कर दिया उन्हीं को, क्योंकि राहु ही प्लैनेट है इसका, और राहु ही इस पर इसको नक्षत्र बना हुआ है इसका। और अब बात करेंगे साथियों केतु की।
तो केतु के हम कैसे निकालेंगे, केतु का भी मैं आपको थोड़ा सा जल्दी से एक बार बता देता हूँ। केतु का भी वैसे तो मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं उसमें, लेकिन केतु हमारा वही रूल अप्लाई करेंगे, चारों रूल। केतु हमारा कौन सी राशि में बैठा है, 5वीं राशि में बैठा है। तो नंबर 1, 5वीं राशि किसकी है, सिंह राशि है। सिंह राशि के मालिक हैं सूर्य। और दूसरी राशि में दूसरी उसमें देखेंगे कि केतु पर किस ग्रह की केतु किसके साथ बैठा है। केतु किसी के साथ नहीं बैठा, तो यहाँ डैश कर देंगे। और तीसरे में देखेंगे कि केतु पर कौन से ग्रह की दृष्टि है। किसी ग्रह की दृष्टि आपको इसमें केतु पर दिखाई दे रही है आपको, तो यहाँ मार्स की दिखाई दे रही है। 1, 2, 3, 4, क्योंकि मार्स की, मंगल की जो है 4, 7, 8 की दृष्टि होती है। तो साथियों हम यहाँ मंगल लिख देंगे यहाँ पर, क्योंकि केतु को मंगल जो है अपनी चौथी दृष्टि से कवर कर रहा है यहाँ पर। और किसी की दृष्टि इस पर जा रही है, हम नोट करते हैं। शनि की नहीं जा रही और राहु की होती नहीं है आपस में इनकी, और जुपिटर की भी नहीं जा रही, किसी की नहीं जा रही। अब देखेंगे कष्ट कुंडली में केतु कहाँ बैठा है। केतु बैठा है साथियों कष्ट कुंडली में 11वें भाव में। देखो ये 11वां घर है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब इसके हम कंबाइंड प्लेनेट सिग्निफिकेटर इनको पहले इनके निकाल लेते हैं सूर्य के। देखो सूर्य बैठा है 7वें घर में और राशि है उसकी 11वें घर में, और दूसरा खाली है हमारा। और मार्स का क्या है, मंगल का, मंगल बैठा है 8वें घर में और राशि है उसकी 1 और 8, 7वें घर में और दूसरे घर में, यानी कि 2, 7, 8। तो मंगल का निकल गया साथियों 2, 7, 8। और 11वें घर में ये मंगल, ये 11वें घर में, सॉरी कि क्या, 1 मिनट। तो साथियों हमने यहाँ ये जो मंगल हमारा जो बैठा है कष्ट कुंडली में, वो 8वें घर में बैठा हुआ है, क्योंकि यहाँ 8वां घर है साथियों। तो 8 को हम यहाँ लिख देंगे। अब इसके हम कंबाइंड प्लेनेट सिग्निफिकेटर बना लेंगे। 2, 7, 8 और 11। तो हम साथियों यहाँ पर केतु के यहाँ 2, 7, 8 और 11 इसमें लिख देंगे इसमें हम। तो अब इसका फलित हम देख रहे हैं, मान लो शादी को देख रहे हैं। तो शादी के भाव जो होते हैं मैरिज के साथियों, जो मैरिज के भाव होते हैं हमारे 2, 5, 7, 11। 7 जो भाव, 7वां जो भाव होता है वो प्राइम हाउस होता है, और 5 लव एंड केयरिंग का होता है। 11वां फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायरमेंट का होता है, और दूसरा परिवार में मिलने का होता है। तो इसमें हमने देखा कि हमारा ये 7, ये यहाँ पर आया हुआ है हमारा इसमें 7, और यहाँ देखा ये 7 आया हुआ है इसमें, यानी कि प्लेनेट ने भी 25% इसको मोहर लगा दी और 75% यहाँ नक्षत्र ने लगा दी, यानी कि 100% की मोहर इन दोनों की लग चुकी है यहाँ पर। अब क्या इस 100% को केतु हमारा ये पास करता है नहीं करता, ये देखना है हमने। तो जो लास्ट का जो प्लेनेट होता है सबलॉर्ड, ये बहुत पावरफुल होता है, ये 100% होता है। तो केतु ने 2, 7, 11, देखो आप 2 नंबर परिवार का, 7 प्राइम हाउस शादी का, और 11 फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायरमेंट का पूरा दिया हुआ है, उसने अलाउ कर दिया है। ये कह रहा है कि मैं भी 100% इस पर मोहर लगाता हूँ कि इस जातक की शादी इस महादशा में और इस अंतरदशा में हो जाएगी। तो साथियों इसी प्रकार से हम अपने किसी भी इवेंट का हम इसमें निकाल सकते हैं इसमें। तो साथियों अगर आपको कहीं पर कोई दिक्कत इस वीडियो को समझने में आए तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में आप मेरे से इसको पूछ सकते हैं दोबारा से। मैं आपको इसको हल करने में अवश्य आपकी मदद करूंगा। और साथियों अगर आप केपी का कोर्स करना चाहते हैं तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं।
तो साथियों फिर मिलता हूँ किसी ऐसे केपी की जानकारी के लिए। अच्छे वीडियो मैं हमेशा लेकर आया हूँ और आगे कोशिश करूँगा कि बढ़िया आपको ज्ञानवर्धक वीडियो मैं केपी के बना सकूँ मैं। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार साथियों।